मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। रोज की तरह मेरे साथ हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से ग्लोबल पिक्चर देखने को मिल रही है, किस तरह की पिच है, यानी कि आज के मैच के लिए बेहतर थोड़ी सी नजर आएगी आपको। अमेरिकन मार्केट्स में नैस्डैक S&P हर निशान के साथ बंद हुए, हालांकि ऑफ हाइज दिन के हाई से थोड़ा नीचे जाके बंद हुए, लेकिन 3 दिनों के प्रेशर के बाद फिर भी कहना चाहिए अमेरिकन मार्केट्स कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में लेकिन तगड़ा मोमेंटम था। 1-1.5% के आसपास के उछाल के साथ वो मार्केट ट्रेड कर रहे थे। सिर्फ ग्रीस को छोड़ दें तो पूरे यूरोप में हमने देखा जितने इक्विटी मार्केट थे सब में हर निशान के साथ और अच्छे खासे मोमेंटम के साथ कामकाज हो रहा था। रिजल्ट जो आ रहे हैं उसका भरपूर फायदा मिला इक्विटी मार्केट्स को। एशियन मार्केट्स थोड़ा सा लैकलस्टर, थोड़े कमजोरी के साथ कामकाज दिखाते हुए कंसोलिडेशन मोड में आपको नजर आएंगे। SGX निफ्टी भी दर्शा रहा है कि शायद हल्के लाल निशान के साथ, मोटा मोटी कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही कहना चाहिए, लेकिन हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होगी शायद आज। नीरज जैसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति तो मिक्स रहेगी, कुछ सेल साइड के स्टॉक होंगे, लेकिन अब सेलेक्टर्स को लगता है कि अब थोड़ी चिंता करनी चाहिए क्योंकि कॉशियस रहने का समय आ चुका है। कॉशियस नहीं बल्कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल ले, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि मिड कैप स्टॉक जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है, रैली में क्वालिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे 24 के पीवी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स 18 पे, हमेशा डिस्काउंट भी था, वो उसको सरपास कर चुका है विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन और बेसिस। तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप कॉशियस रहें। अप्रोच आपका ये होना चाहिए जहाँ प्रॉफिट है वहाँ निकल लें। टीम मिक्स हमने रखी है आज भी, दोनों साइड के होंगे, लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड, लेकिन बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए क्योंकि मिड कैप रैली एनी मोमेंट फिजल हो सकती है और आप बुरी तरह फंस सकते हैं। आशीष आपने हाईलाइट करके कॉशियस हमारे एक्सपर्ट हो गए, बिगवाली करने की रणनीति है। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत रैमको सीमेंट के साथ करना चाहिए और यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट जो कंपनी ने कल पेश किए हैं बेहद शानदार थे, मुनाफा 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट क्रॉप किया। तो रेयरली कोई सीमेंट कंपनी इस सीजन में रही होगी जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, उनमें से एक ये है। सेलेक्टर्स को लगता है कि हालांकि साउथ में मार्केट उतना बुरा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट उन्होंने पेश किए उससे लगता है कि आगे के लिए आउटलुक बेहतरीन बनता दिख रहा है। तो 375 रुपए का टारगेट लेते हुए हम खरीदारी करें, 355 पे स्टॉप लॉस रखें। सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी करें, एक एक्विजिशन इन्होंने किया कैलिफोर्निया में हेलोसिस का, और वो सेक्टर्स को लगता है कि इनके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब जिस तरीके से IT स्पेस में फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश हो रही है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और कल कॉग्निजेंट के रिजल्ट ने तो डेफिनेटली पूरे IT कंपनीज को बूस्ट दिया है। सेक्टर्स को लगता है इसमें नजर रखनी चाहिए। 183 का टारगेट होगा, 169 का स्टॉप लॉस। IT के साथ ही शुरुआत हो, कल हमने देखा था तगड़ा मोमेंटम आता हुआ, लेकिन कॉग्निजेंट के रिजल्ट्स वाकई बेहद इनकरेजिंग हैं। एटलीस्ट वो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि अमेरिका में, BFSI में, जो तमाम ज्योग्राफीज की हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें मोमेंटम स्ट्रांग है। तो कंपनीज डिलीवर चाहे कर बिजनेस में स्मार्टली मूव करती हैं तो एनवायरमेंट कंड्यूसिव है, चाहे तो अच्छी ग्रोथ डिलीवर हो सकती है। लेकिन शायद उस एंटिसिपेशन में कई सारे जो प्रॉक्सी बेट्स हैं उनमें हमने स्मार्ट मूव्स आते हुए देखे थे। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर अमेरिका में है, जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर BFSI में है। कल हमने देखा था अच्छा मोमेंटम इन्फोसिस में आ गया था, पर हमें फिर भी लगता है IT एज अ पैक आज रडार पर रहना चाहिए आपके। HCL टेक पहली कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। एक नैरो बैंड में कंसोलिडेट हो रही है, उस बैंड के लो लेवल्स पे इस समय आपको कामकाज करती हुई कंपनी नजर आएगी। कंसर्न्स मेरे ख्याल से रन रेट में कोई दिक्कत नहीं थी, 3-3.25% के आसपास की तिमाही से तिमाही ग्रोथ इस कंपनी डिलीवर करी थी $I के फ्रंट पे। जो कंसर्न्स थी बाजार की वो मार्जिन्स के फ्रंट पे है। मार्जिन्स में भी काफी हद तक ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, वो दिख रहा है। SG&A जो स्पेंड लगातार बढ़ रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, और उसी के चलते ये थोड़ा सा दबाव है। आपको याद होगा इससे पहले 1-2 क्वार्टर से पहले हम जब भी मैनेजमेंट से बातचीत करते थे या रिजल्ट्स के हाईलाइट देते थे तो हम कहते थे SG&A स्पेंड कांस्टेंट है, SG&A स्पेंड गिर रहा है, इसीलिए मार्जिन में बढ़त है, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रही है, बाजार उसको लेकर कंसर्न होता था। फाइनली कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, अभी मार्जिन में दबाव है उसके चलते, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली जो बाजार चाहता था उसी लाइन पे है। हमें लगता है ये फ्रूटफुल होते हुए नजर आएंगे। 2010-2011 में जब इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करे थे उसके बाद से उसका इंपैक्ट आपने देखा था किस तरह से HCL टेक ने अपने पीएस को आउट परफॉर्म करा था, गजब का मोमेंटम इस कंपनी ने दिखाया।
तो इन्वेस्टमेंट फेज में है, शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढ दे रही है। और वैसे भी मैनेजमेंट मान रहा है कि वापस वो जो इक्विलिब्रियम बैंड है 21-22% के मार्जिन का, उस पर वापस कंपनी पहुंचती हुई नजर आएगी। इस बार मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि अगले क्वार्टर से शायद उस बैंड में वापस पहुंच जाएगी, तो मार्जिन वापस स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, मैनेजमेंट के कंफर्ट बैंड में आते हुए नजर आएंगे। तो शायद हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने। आईटी अगर फोकस में रहेगा तो शायद HCL टेक जो रीसेंट अंडर परफॉर्मर है शायद खरीदारी करने के मौके हो सकते हैं यहाँ पर। लाइकवाइज एक और ऐसा स्टॉक जिसका कॉग्निजेंट डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन हमें लगता है शायद वो भी खरीदारी करने के मौके दे रहा है, लेकिन उसके नंबर्स भी ऑफ लेट कमजोर हुए हैं, वो है फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस का। फर्स्टसोर्स में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तो पेरेंटेज जब से बेहद स्ट्रांग हुआ है, बैलेंस शीट जिस तरह से रीसेलेक्ट हो गई है, आपको याद होगा डेट को लेकर कंसर्न्स थे, FCCBs को लेकर कंसर्न्स थे, नए मैनेजमेंट के आने के बाद वो पैसा चैनलाइज होकर वो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बैलेंस शीट के इंप्रूवमेंट के लिए, डेट खत्म करने के लिए गया था। बैलेंस शीट रीसेलेक्ट होने के बाद अब बिजनेस मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनली पिकअप होगा। ऑफ लेट एबरेशन जरूर आए हैं, इनफैक्ट इस क्वार्टर के जब नंबर्स दिए थे कंपनी ने तो भी डिसअपॉइंट करा था, फिर फर्स्टसोर्स को रडार पे रखें, ये वापस जो रीसेंट हाईज थे उसको रीगेन करने का दमखम रखता है ये काउंटर। आज तो खैर ट्रेडिंग के लिहाज से लेकिन लोअर लेवल्स के आसपास, इनफैक्ट 30 के आसपास अगर ये कंपनी आती है तो हमें लगता है वो अट्रैक्टिव लेवल्स हो सकते हैं इस कंपनी के लिहाज से। लेकिन फर्स्टसोर्स में इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने के मौके 30.30 के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानते हैं। फेडरल बैंक है, यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी सेक्टर्स को लगता है ये काउंटर काफी वीक लग रहा है। मैनेजमेंट ने यह स्वीकार किया कि उनके 2-3 अकाउंट्स हैं जो जबरदस्त एनपीए इंक्रीज कर सकते हैं और वो आगे जाते हुए काफी ट्रबल इस बैंक के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय से फेडरल बैंक ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, और अब ये जो नई बात मैनेजमेंट स्वीकार कर रहा है कि उनके 2-3 अकाउंट काफी खराब है, वो इसके लिए और दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस स्टॉक में डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और कमजोरी देखने को मिलेगी। 63-60 तक के लक्ष्य के साथ भी क्वाली करके चले, 70 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक स्ट्रांग पेरेंटेज वाली कंपनी, ऑफ लेट बड़ा तगड़ा करेक्शन आया था, तमाम कंसर्न्स वे कर रहे थे इस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर। ये हमें लगता है अब धीरे धीरे जिस तरह से स्ट्रांग एक्यूमुलेशन काउंटर वापस दिखा रहा है, अपने रीसेंट लोज से तो अच्छा खासा उछाल है। मेरे ख्याल से 190 तक के लेवल्स तक काउंटर गिरता हुआ नजर आया था 310 के हाई से, आपको याद होगा। तो अब धीरे धीरे वो रीसेट अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है, अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा मूव से काउंटर दिखाने का दमखम रख सकता है। ध्यान रखें आज ये कंपनी अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाली है। हम मान रहे हैं कि रिजल्ट स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में अच्छा मोमेंटम आता है, नंबर से पहले आता है, तो हमेशा की तरह बेटर यही कि प्रॉफिट्स को बुक कर लिया जाए, उस रिजल्ट का ओवरहैंग लेके न बढ़े तो बेहतर होगा। लेकिन हमारा मानना है कि टोटल इनकम जो है करीब 10% के आसपास का उछाल दिखाएगी, क्योंकि खास तौर पे जो बिजनेस पॉकेट थी, सेगमेंट था ENP का, उसको लेकर कंसर्न्स थे। हमें लगता है वहां पे जो बल्जिंग ऑर्डर बुक जो है, तगड़ी ऑर्डर बुक जो हो रही है, उससे एग्जीक्यूशन के चलते ही ये टोटल कंसोलिडेटेड एंटिटी की 10% के आसपास की आय बढ़ती हुई आपको शायद नजर आए। इनफैक्ट ENP कारोबार के मार्जिन को लेकर कंसर्न्स थे, हमें लगता है वहां पे एक मार्जिन एक्सपेंशन आएगा शायद इस बार, इसीलिए ओवरऑल एंटिटी का भी मार्जिन शायद 130 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़े, और वही पर्कुलेट करेगा बॉटम लाइन में, जो आपको इंटरेस्ट करेगा। मेरे ख्याल से 5-5.5 करोड़ रुपए की जो बॉटम लाइन है, क्योंकि हम मान रहे हैं मार्जिन, क्योंकि हम मान रहे हैं बल्ज ऑर्डर्स, क्योंकि हम मान रहे हैं ENP कारोबार कंट्रीब्यूट करेगा, शायद यहाँ पे आपको एक तगड़ा जंप आज नंबर जब अनाउंस हो तो देखने को मिलेगा। तो नंबर्स इंकरेजिंग रह सकते हैं इस कंपनी के, रडार पे रखें। वैसे भी जिस तरह का बिजनेस मोमेंटम है, जिस तरह की सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस है, जिस तरह का आउटलुक शेप अप हो रहा है, हमें लगता है स्ट्रांग है। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स वैसे भी जानी जाती थी अपनी डिलीवरी के लिए, ऑफ लेट कुछ कंसर्न जरूर आए थे एग्जीक्यूशन को लेकर, तो हमें लगता है वापस वो मोमेंटम बरकरार रहेगा, चाहे वो कंज्यूमर सेगमेंट का हो, चाहे वो ENP कारोबार का हो, दोनों में एक स्ट्रांग ग्रोथ है। इनफैक्ट इस टाइम पे अप्लायंसेस सेगमेंट में एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है, तो वैसे भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स हमें ख्याल से रडार पे रहना चाहिए। लाइटिंग सेगमेंट ईयर ऑन ईयर इंप्रूव सेल्स देखने को मिली, LED में कंपनी ने वेंचर जो करा था, जहां पे तो तगड़ा मोमेंटम, शायद डबल डिजिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही कंपनी डिलीवर कर सकती है। मैनेजमेंट के एग्रेसिव टारगेट्स है FY16 के लिए, मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज के, हमें लगता है शायद अचीवेबल है। इस क्वार्टर के नंबर्स से और भरोसा जागेगा कि फाइनली वो नेट टारगेट जो है वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स रडार पे रखना चाहिए, लेकिन नंबर से पहले बुकआउट कर लें तो बेहतर है। लंबी अवधि के लिए आज से तो फिर तो अपना कॉल अपने वित्तीय सलाहकार के जरिए जरूर लें, कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। आज के लिए लेवल्स जो है आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
चलिए मिडिल ऑर्डर में आपको बता दूं कि होटल स्टॉक्स पे आज सेलेक्टर्स की नजर है। होटल लीला और इंडियन होटल्स में सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि दिल्ली में जो तमाम होटल्स हैं उनको ये अलाउ कर दिया गया कि वो अपने प्रीमाइस में ही रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये दिल्ली मास्टर प्लान जो 2020 है उसके तहत किया गया। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जो होटल लीला और होटल इंडियन होटल्स हैं इनकी तमाम प्रॉपर्टीज हार्ट ऑफ द सिटी में है और उसमें काफी ऐसी जगह है जहां पे ये प्रोजेक्ट ला सकते हैं। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है ये बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। फ्री होल्ड लैंड है तो आप इमीडिएटली आउटराइट सेल कर सकते हैं। अगर लीज होल्ड है तो उसमें आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसकी फाइनल रजिस्ट्री जो है फ्री होल्ड होने के बाद होगी। सेलेक्टर्स लगता है दोनों ही स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि इनको एक इस तरीके की रियायतें दी जाएं, इस तरीके के मोनेटाइजेशन के तरीके दिए जाएं जिससे इनको फायदा हो। सेलेक्टर्स लगता है दोनों रडार पर रखिए। इंडियन होटल्स में 103 रुपए का टारगेट होना चाहिए और होटल लीला में 25 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि रियल एस्टेट कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसी कंपनियां जो बढ़िया रिजल्ट दे रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने मुनाफा 24 करोड़ रुपए का दिखाया इस क्वार्टर में, जो इससे पिछले साल के इसी क्वार्टर में सिर्फ 6 करोड़ का 4 गुना बढ़ता हुआ मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं आमदनी में भी करीब 87% की जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। ये शुरू से माना जा रहा था कि जो साउथ बेस्ड खासतौर पर बेंगलोर बेस्ड जो आईटी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें काफी ग्रोथ देखने को मिली है। वहां का स्टेबल मार्केट है, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम नहीं कंपेयर टू दिल्ली और बॉम्बे। सेक्टर्स लगता है कि इतने बेहतरीन नतीजों में मार्केट डेफिनेटली रिवार्ड करता हुआ दिखेगा और ब्रिगेड में आज आपके लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। 163 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 145 का स्टॉप लॉस। आशीष, खरीदारी पर फोकस। सबसे पहले सीमेंस का काउंटर पर ध्यान रखें। सुपर प्रीमियम वैल्यूएशंस पे कंपनी कामकाज कर रही है। अपने साल के लो से तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्टॉक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है। इनफैक्ट कल लैटर हाफ में भी एक स्ट्रांग एकोमोडेशन इस काउंटर में देखने को मिला था। इन एंटिसिपेशन के नंबर्स स्ट्रांग होंगे तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अवॉइड कर सके तो वैसे भी अवॉइड कर लें, लेकिन नंबर्स वाकई बेहद स्ट्रांग हैं। मेरे ख्याल से मार्जिन जो आए हैं 10.7% पे पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मार्जिन के फ्रंट पे है और टर्न अराउंड पावर एंड गैस सेगमेंट पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रांग इंप्रूवमेंट है एबिट परफॉर्मेंस में एनर्जी सर्विसेज के, हेल्थ केयर डिवीजन के। तो सीमेंस के नंबर्स तो वाकई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक उससे भी ज्यादा एग्रेसिवली रैली कर चुका है। हालांकि ये वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स मेरे ख्याल से इस शो के दौरान कई बार पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन अनडिटर्ड बाजार में स्टॉक बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम अभी भी दिखाता है। अभी भी लोग खरीदारी करते हैं। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर कॉशियसली ट्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत। जेपी इंफ्रा, हालांकि जेपी ग्रुप स्टोरी ऑल आउट है। बाकी स्टॉक्स में तो प्रेशर वैसे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कंपनी उस लिहाज से स्टैंड आउट करती है जिस तरह के एसेट्स हैं। पर खैर जेपी ग्रुप के पास ही बहुत तगड़े एसेट्स हैं जिसको वो अब तक भुना नहीं पाई है, तो वो कंसर्न हमेशा रहेंगे। तो जेपी इंफ्रा सिर्फ ट्रेडिंग बायस हो सकता है इस समय, इन्वेस्टमेंट बायस तो शायद इस समय बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी रिपोर्ट करेगी जिसमें कहा जा रहा है मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी शायद अच्छी खासी क्लॉक करती हुई नजर आए। इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनाना है या खरीदारी करने के मौके ढूंढने तो कुछ मेट्रिक्स को आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। एक तो जो स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट हो चुकी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आए। रियल एस्टेट लॉन्चेस नोएडा में जिस तरह से एग्रेसिवली देखने को मिले थे, जिसके चलते प्रॉपर्टी मार्केट में दबाव आया था, उस पर आपको वॉच रखना पड़ेगा कि नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट कैसा शेप अप हो रहा है और इस कंपनी की जो टोल एन्युटीज हैं वो रीजनेबल लेवल्स पर कब तक आएंगी, वो सब इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट होगी। जिसके बाद क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स तो हैं, लेकिन ये चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट होगी आगे के चाल के लिए। लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिहाज से हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढे। पीएनबी आज का मेरे ख्याल से पहला स्टॉक होगा जिसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करने की रणनीति बनाए। हालांकि पीएसयू बैंक बड़े एग्रेसिव रैली दिखा रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको, और इनफैक्ट ट्रेड में अगर अनवाइंडिंग का प्रेशर ज्यादा आता है पीएसयू बैंक्स में तब इन पोजीशन को चाहें या फिर हमारी तमाम बिकवाली की पोजीशन है तब आप इनिशिएट करें। पीएनबी में भी हमें लगता है अगर दबाव आया तो ये स्टॉक पिछले तगड़े मोमेंटम के बाद शायद दबाव दिखाता हुआ नजर आए। 155 तक के लेवल तक शायद अप्रोच करा जा सकता है उसके बाद। लेकिन आप ऑब्वियसली क्योंकि आप ओपनिंग के बाद कॉल ले रहे होंगे तो अपने टारगेट टू स्टॉप लॉस को उस लिहाज से रिविजिट कर लें, रिवाइज कर लें। इसी के साथ डॉक्टर हम दोनों की टीम्स के प्री हिट खिलाड़ी जानने का। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं और इसके भी नतीजे जो कल इन्होंने पेश किए उसमें करीब 14% की बढ़त प्रॉफिट में देखने को मिली और वो 20 करोड़ के आसपास क्लॉक किया है। वहीं रेवेन्यूज में भी 13% की उछाल देखने को मिली और वो 285 करोड़ है। सेक्टर्स का शुरू से मानना रहा है कि
एग्री केम एग्री से रिलेटेड कंपनियों पर आपको नजर रखनी चाहिए। केमिकल स्पेशलाइजेशन में भी नजर रखनी चाहिए और नजर को देखते हुए सेक्टर को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। हालांकि सजेशन है ट्रेडिंग के लिए इसमें खरीदारी करें, 555-60 तक का लक्ष्य लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाएं, 532 पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। आशीष, ट्रेडिंग के लिहाज से लेकिन एक कंपनी जो हमें पसंद आती है, कन्विक्शन नहीं आता इस कंपनी को लेकर क्योंकि बहुत झटके दिए इस कंपनी ने, वो है मोजोबेयर। जिन बिजनेसेस में है उन बिजनेसेस को लेकर कॉन्फिडेंस आ चुका है, उसके मैक्रो एनवायरनमेंट को लेकर कॉन्फिडेंस आ चुका है, पर ये क्या कंपनी डिलीवर करेगी वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसको आपको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये डिलीवर कर सकती है तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्टिव आपको फिर उस लिहाज से नजर आएंगे। ये कंपनी सेल तो मॉड्यूल्स बनाने की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है। मोजोबेयर सोलर और मोजोबेयर फोटोवोल्टेइक, ये दो सब्सिडरीज हैं इस कंपनी की जो कि सोलर कारोबार में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट तगड़ी पकड़ है अब उस स्पेस में इस कंपनी की। मुझे याद है ये कंपनी पहले सीडीज वगैरह बनाने का काम करती थी, फिर डाइवर्सिफाई करा था। जब डाइवर्सिफाई करा था तो लोगों ने बड़ा कंसर्न माउंट किया था कि किस स्पेस में उतर गई कंपनी। इसकी सीडीज वीडीज तो आप सबको याद होगा, ब्लू रे वगैरह ये सब बनाती थी मोजोबेयर, तो बड़ा तगड़ा बिजनेस था। इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई कर दिया था सोलर में उस जमाने में। उसके बाद से जब लॉसेज उस सब्सिडरीज में आना शुरू हुए तब से मोजोबेयर को सबने राइट डाउन कर दिया था। अब वो जिस इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने करे थे और जो सब्सिडरीज जिन दोनों के नाम मैंने लिए हैं, अगर उनका मैक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि अब तो ऑब्वियस है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, सरकार का बड़े तगड़े स्पेंड्स की बात करी जा रही है, दुनिया भर के प्लेयर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, आ रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, तो स्पेस में कंसोलिडेशन, इस स्पेस का आउटलुक जो इंप्रूव हो रहा है वो मोजोबेयर को बड़े स्वीट स्पॉट पे लेके आता है। ये कंपनी अब तो जो एलईडी अपॉर्चुनिटी की बात करी जा रही है, जिसमें मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी नाम लिया था, उस अपॉर्चुनिटी को भी टैप करने की ये कंपनी कोशिश कर रही है। तो इसीलिए वो स्वीट स्पॉट में है। किस हद तक डिलीवर कर सकती है ये क्वेश्चन मार्क है, जिसको एक की मॉनिटरेबल होगा हमारे लिए। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट जरूर इस कंपनी के लिहाज से इंप्रूव हो रहा है। जिस स्पेस में ऑपरेट करती है उसमें मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है। इस कंपनी ने एक ओवरहैंग है, एफसीसीबी होल्डर्स का आपको याद होगा ओवरहैंग था, कहा जा रहा है उसके साथ डायलॉग शुरू हो चुका है, इनिशिएट कर दिया प्रोसेस उनके साथ डिस्कशंस कर रही है, उन एफसीसीबीज को रिस्ट्रक्चर करने की बात करी जा रही है। तो एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग ओवरहैंग, अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग फ्रूक्टिफाई होती है, फ्रूटफुल होती है, तो ओवरहैंग चलता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट, प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। जून 2014 में 32.3% का स्टेक था, जो अब बढ़कर 36.7% पे पहुंच गया था। ऑलमोस्ट 300-400 बेसिस पॉइंट प्रमोटर्स ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। कुछ हद तक इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अब तक तो एफआई नदारत थे, मैं लास्ट क्वार्टर के वो नंबर्स देख रहा था जिसमें एफआई ने मिनिस्ट्रियली सही इस कंपनी में हिम्मत करके इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है। हमें लगता है एक स्वीट स्पॉट में है, लेकिन इस समय कन्विक्शन नहीं आएगा। इस समय सिर्फ ट्रेडिंग बायसनेस होगी कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, पर स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के तीन खिलाड़ियों पर फोकस। रिलायंस इंफ्रा खरीदारी की सलाह होगी सेक्टर्स को। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है। सेक्टर्स को लगता है कि इस कवर में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 438 का लक्ष्य, 421 पे स्टॉप लॉस। जेपी एसोसिएट्स और यहाँ पे बिकवाली की सलाह। सेलेक्टर्स को लगता है कि पिछले 2-4 दिनों में ट्रेडिंग बाउंस इसमें बहुत अच्छे आए थे, काफी ज्यादा हुआ, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे हर राइज में शॉर्ट करना चाहिए, और जिस तरीके से अब माहौल बनता हुआ दिख रहा है उसमें सेक्टर्स को लगता है बिकवाली बनेगी। 10.75 का लक्ष्य लेते हुए इसमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आपको बना के चलना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे भी बिकवाली करें। और बैंकिंग स्पेस में तमाम सारे जो मिड कैप छोटे बैंक है सरकारी, उसमें सबसे कमजोर बैंक ये है। एनपीएज बहुत ही ऊपर पहुंच गए हैं, डिस्पाइट दिख नहीं रहा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट एक आध दिन में फिजल आउट होने वाला है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखिए जो ऑलरेडी बहुत कमजोर है और जिनमें गुंजाइश भी नहीं जल्दी सुधार की। तो 36 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। आशीष, बिकवाली पर फोकस होगा आप। टायर कंपनीज बेहद स्ट्रांग मोमेंटम ऑफ लेट, लेकिन लूज आउट हो रहा है। कई जगह कंसर्न्स हैं जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे। हमें लगता है सीएट बिकवाली लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अरविंद दूसरा स्टॉक होगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद दबाव, और जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप होनी, वो इंडिकेट करें कि शायद स्टॉक में अब प्रेशर आएगा अच्छे अप मूव्स के बाद। लेवल्स फिर से 302 के आसपास के अप्रोच किए जा सकते हैं। और फाइनली बाटा, स्ट्रांग मूव्स हैं, नंबर्स में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ऑपरेशनली, लेकिन नंबर्स आपको वीक नजर आएंगे। लेकिन बाटा के साथ एक ध्यान रखें बात, जो कारोबार में रीजिक चल रहा था जिसके चलते ऑफ लेट बिजनेस में प्रेशर था, अब वो इज बिहाइंड। तो शायद बाटा की परफॉर्मेंस यहां से इंप्रूव होगी। तो आउटलुक के लिहाज से पॉजिटिव,
नंबर्स के लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। हमें लगता है अगर बाजार कमजोरी दिखाएगा तो शायद बाटा कम कर सकता है, तो वेट करें, बाजार में प्रेशर हो और बाटा के स्टॉक पे आपको लगे कि अब दबाव बन रहा है तो इस पोजीशन को आप इनिशिएट करें। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप लेकिन बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।